नाम ग्राफिक एरा है। हम चाहते हैं कि आपने किस तरीके से ग्रोथ ली और किस तरीके से आप मोटिवेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, इसके ऊपर हम छोटा सा एक उसका सेशन सोशल मीडिया पर चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानकारी चाहूँगा कि शुरुआत किस तरीके से ग्राफिक एरा का क्या स्ट्रगल रहा इसके पीछे? देखिए 92 में मैंने कंप्यूटर साइंस में जब इंजीनियरिंग की तो उसके बाद मैंने जैसे देहरादून में देखा तो उस समय जनरल कोर्सेज कराने वाले बहुत से कंप्यूटर सेंटर्स थे, लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड या हाई एंड कोर्सेज कराने वाला नहीं था। तो उसको लेके शुरुआत हुई थी और क्योंकि ज़्यादातर हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स पे ज़्यादातर कोर्सेज उस समय शुरू किए थे, इसलिए उसका नाम ग्राफिक एरा कर लिया। कंप्यूटर ग्राफिक पे जी, डिजाइनिंग के? हाँ, प्रोग्रामिंग भी होती है ग्राफिक्स अच्छा। में और डिज़ाइन भी होता है उसमें। लेकिन उस समय ऐसा टाइम था कि हमारे पास संसाधनों की कमी थी, तो इसलिए इसको बल्लूपुर में हमारा घर था तो उसी में ड्राइंग रूम के आधे हिस्से से शुरू कर लिया और खुद ही एक कंप्यूटर असेंबली किया 29,000 रुपीज़ में, वहाँ से काम शुरू किया। तो धीरे धीरे रास्ते खुलते जाते हैं, जब आप हिम्मत करते हो तो और लोग भी आने लगे। जनरलाइज कोर्सेज भी हम पढ़ाने लगे। हमने ये रखा कि मतलब अपने दिमाग को खोल के रखा कि हमको सर्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे। और फिर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मौका भी मिला। अच्छा। और उसके बाद हमको गढ़वाल यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कंप्यूटराइजेशन का मौका मिला। कोडिंग कौन सी लैंग्वेज में करते थे उस टाइम में? उस टाइम पे भी हम लोग तो सी लैंग्वेज में कोडिंग करते थे। जी। कोबोल मैंने सीखी थी, उसके बाद हाँ, अपने कोबोल तो थोड़ा और पुराने टाइम का पुराने टाइम का था। और फिर वो थोड़ा स्पेशल पर्पस लैंग्वेज है, तो उसके लिए जो हम लोगों ने तो जनरल पर्पस लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज उसमें सी चलती थी, फिर जावा आया, फिर हाँ, पाइथन, ये सारी चीज़ें उस समय नहीं थी। हाँ। तो उसमें कोडिंग हम लोग करते थे और बहुत सा काम किया, बहुत सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया। ट्रेनिंग हम एनडीसी में बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी, बैंक्स के बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। वो एक दौर था जिस समय कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ था और हर आदमी कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था। तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आपने किए? गवर्नमेंट किए। मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से है? गवर्नमेंट में ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग जो एनडीसी के साथ और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के गढ़वाल यूनिवर्सिटी के साथ पूरा कंप्यूटराइज किया। और वो ज़माना था जब गढ़वाल यूनिवर्सिटी वगैरह के रिजल्ट काफ़ी लेट निकला करते थे, लेकिन जब हम लोग काम कर रहे थे तो जो वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर के नोटियाल थे, उनकी लीडरशिप में एक ऐसा टाइम आ गया कि यूपी में सबसे जल्दी रिजल्ट आने लगे। हाँ जी। पहले हम लोग भी रिजल्ट जब प्रिंट किया करते थे तो उस दिन 10 रुपीज़ का न्यूज़पेपर सेल हो जाता था, 50 तक हो जाता था। तो वो एक समय। हाँ, इसके बाद फिर डिजिटल हुआ। हमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। यहाँ पे भी हमने किया, प्रोफेसर राजपूत इस समय वाइस चांसलर होते थे, तो यहाँ पे भी काम किया। और वहीं से फिर एक ये आइडिया आया कि अभी तक हम लोग स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कराते हैं और ज़रूरत है। उस समय प्रोफेशनल डिग्री की बहुत ज़रूरत थी। उस समय नॉर्मल जो चल रही थी बीएससी, बीए, बीकॉम, ये सारी डिग्री चल रही थी। तो वहीं से फिर हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ कंप्यूटर की डिग्री शुरू करेंगे। अच्छा। तो हमने एक बीसीए और एक बीएमआईटी, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 2 कोर्सेज उस समय शुरू किए, डिग्री प्रोग्राम्स। और हम पहले थे उत्तराखंड में। अच्छा, देहरादून से शुरू किया? हाँ जी, बीसीए शुरू करने वाले हम पहले थे, बीएमआईटी भी पहले थे, बाद में उसका नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ, बीएससी आईटी बना। तो बीएससी आईटी वाले भी हम पहले थे, इंडिया में सबसे पहले शुरू करने वाले। और एमसीए का तो हमारा इस साल जो है 25वां बैच आएगा। अच्छा। एमसीए का जी, इंजीनियरिंग का 24वां 30 साल हो गए आपको यूनिवर्सिटी को वैसे? देखिए ये ग्राफिक एरा की जो जर्नी है, क्योंकि शुरुआत में कंप्यूटर सेंटर था ग्राफिक एरा, उसके बाद 93 से 98 तक कंप्यूटर सेंटर था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर था। और 98 से लेके और 2008 तक ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी और फिर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था। 2008 में हम डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गए। 2008 जी। और फिर 2011 में हमने, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में हमारी जो है
क्योंकि उसका एक नेशनल कैरेक्टर होता है, उसमें जो भी स्कॉलरशिप्स वगैरह दी जाती है पूरे देश को ध्यान में रख के दी जाती है। एंड हम लोग चाहते थे उत्तराखंड के लिए कुछ अलग से करें, तो इसलिए हमने ग्राफिकरा हिल यूनिवर्सिटी शुरू की, जिसकी फीस डीम्ड यूनिवर्सिटी से 25% कम होती है, और अभी तक 25% कंसेशन हम देते आ रहे हैं उत्तराखंड के लोगों को। तो उत्तराखंड के लोगों के बेनिफिट के लिए शुरू की। और फिर एक ये था कि अब उत्तराखंड बनने के बाद एक ऐसा दौर आ गया कि गढ़वाल के सारे लोग देहरादून, कुमाऊं के भी काफ़ी लोग देहरादून जाके बस गए, क्योंकि वहाँ पे सचिवालय है, सारी चीज़ें वहीं से होती हैं। बचे हुए लोग हल्द्वानी की तरफ आ गए, तो एक रिवर्स मैन पावर ड्रेन की सी सिचुएशन हो गई। और देहरादून में बच्चों के खर्चे ज़्यादा हैं, तो ये सोचा गया कि किसी हिल स्टेशन में एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए हिल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वो सब कुछ ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ भीमताल में आए, और उस समय यूरेका फोर्ब्स जो बाद में टाटा ने ले ली थी, तो टाटा के अंडर ये थी, बम फैक्ट्री थी, तो उसको हमने लिया। और मई में इसकी रजिस्ट्री हुई, और 16 अगस्त को हमने यहाँ पे अपना इंजीनियरिंग शुरू कर दिया। और रिकॉर्ड 3 साल में जिन लोगों ने इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी, 3 साल में उनको प्लेसमेंट ऑफर्स इन्फोसिस जैसी कंपनियों से आ गए। क्योंकि जो भी बच्चे हमारे उसके बाद फिर हमने बाद में एक हल्द्वानी में कैंपस खोला, इसी हिल यूनिवर्सिटी का एक देहरादून में 2 कैंपस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी का, एक यूनिवर्सिटी का। और उसके बाद कोरोना टाइम पे फिर हमने हल्द्वानी में कैंपस खोला। उसके पीछे विज़न ये है कि हल्द्वानी से बहुत से लोग भीमताल यहाँ पढ़ने के लिए हमारे पास आते हैं ग्राफिकरा, तो हम चाहते हैं कि उनको सुविधा हल्द्वानी में ही मिले, क्योंकि हल्द्वानी और भीमताल के बीच में आपको पता है कि ये हिली टेरेन में चल के बसों को आना पड़ता है। आज के दिन में भी हमारी करीब 49 बसेस बच्चे लेके रोज़ ऊपर आती हैं। तो अब हम बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि जो स्पेशली BCA, BBA इस तरह के कोर्सेस हैं, उनके बच्चे, प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे देहरादून में हल्द्वानी में अब शिक्षा ले लें। और जिनको रेसिडेंशियल फैसिलिटी की ज़रूरत है, और जिनको इंजीनियरिंग वगैरह के बाकी सारे कोर्सेज करने हैं, भीमताल में, हल्द्वानी में भी हमारे पास कंप्यूटर से बाकी और कोर्सेज करने हैं, वो भीमताल में है। तो ये हमारा विजन है, क्योंकि भीमताल आपको पता है एक हिल स्टेशन है, तो इसका जो हिल स्टेशन का कैरेक्टर है उसको भी हम लोग स्पॉइल नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे छात्र संख्या करीब 4,500 के करीब है। अगर इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो पूरे भीमताल का जो है कैरेक्टर एक हिल स्टेशन से पूरी तरह चेंज हो जाएगा। और इसलिए हम इसको कहीं पे इसे कहीं पे रेसिडेंशियल करके एक ऐसा रेसिडेंशियल, इसको एक शिक्षा के क्षेत्र में एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी हम बनाना चाहते हैं। कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं, आगे भी आएंगे। और इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि भीमताल में हम एक हॉस्पिटल भी खोलें, और हॉस्पिटल के साथ बाद में जो है कुछ मेडिकल के कोर्सेस, MBBS तो यहाँ पे शुरू नहीं करेंगे, लेकिन BAMS टाइप के कुछ और कोर्सेज भी यहाँ पे रहेंगे। हॉस्पिटल इसलिए कि यहाँ से जो लोग अपनी समस्याओं को लेके हल्द्वानी जाते हैं, वो लोग, उन लोगों को हम यही रोक पाए। तो कुल मिला के ये है कि पहाड़ के लोगों को पहाड़ में रोका जाए, जो उनको खर्चा कम आए और उनके लिए सुविधा सब बनी रहे, और उनको अच्छा भी लगे क्योंकि वो पहाड़ में रहते हैं। और पूरा ये एक अगर ब्रॉडर आप विजन देखेंगे ग्राफिकरा, तो यही है कि किस तरह से सबसे बड़ा चैलेंज जो आज हम लोगों के लिए है कि हम किस तरह से जो हमारा यूथ पहाड़ से नीचे जा रहा है उसको पहाड़ में रोक सकें। तो इसके लिए हम लोगों के पास इंक्यूबेशन सेंटर भी है, जहाँ पे लोग अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो हम बच्चों को इसके लिए भी इनकरेज करते हैं। जैसे हमारे पास होटल इंडस्ट्री के बहुत से कोर्सेज हैं, तो आप बहुत से फंडिंग करते हैं स्टार्टअप्स को? स्टार्टअप्स की फंडिंग भी करते हैं। और हमको फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मिलती है। DST का सर्टिफाइड स्टार्टअप है जो देहरादून में हमारा है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एक परिकल्पना ये है कि यहाँ के लोग यहीं अपना काम करें। जैसे कभी मैंने अपना काम शुरू किया था, तो आज ग्राफिकरा में डायरेक्ट अगर आप एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे तो करीब 2000 से ज़्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, और इनडायरेक्ट करेंगे कि सिक्योरिटी वाले, सफाई वाले, सब कुछ मिला के तो करीब 5000 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करते हैं। फिर जहाँ पे हम ये, जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं सातताल और धुमाली और भीमताल के बीच में, तो पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी चेंज होती है। बहुत से लोग अपने गेस्ट हाउसेस चलाते हैं, बहुत से लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं। रोजगार डेवलप, बहुत रोजगार डेवलप होता है। पूरी तरह से जो है पूरी स्थितियाँ पूरी तरह से चेंज। अच्छा विजन है आपका। तो इसको लेके हमने किया। और फिर
आप जानते हैं हमारे पास 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में है। हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये बताते मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि इंडिया में 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी 55th रैंक है NIRF से पूरे इंडिया में। NIRF 55th है आपकी? जी जी जी, पूरे इंडिया में 55th रैंक है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। और बहुत से बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ NIT वगैरह से भी अच्छा रैंक हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी का है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर सर, अगर एक्सीलेंस अचीव करने के लिए किसी भी चीज़ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, किस चैलेंजेस को आप सबसे बड़ा मानते हैं जिसको फेस करने में आपको बहुत दिक्कत आई? देखिए, सबसे पहले तो वो उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि क्या वो अपने काम को एंजॉय करता है। मैं 30 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ, अभी भी रोज़ पढ़ाता हूँ। अब कल के दिन भी मैं भीमताल के बच्चों के साथ मैंने अपने सेशन रखे हुए हैं। तो अगर इट इज़ एंजॉयबल प्रोसेस, अगर आप उसको एंजॉय करते हैं तो अब अगर एंजॉयबल प्रोसेस है तो आपको फिर ना तो आप कभी घड़ी में टाइम देखेंगे ना आपको समय का पता चलेगा। नहीं, फिर भी कोई चैलेंज आपको ऐसा लगता हो कि सबसे बड़ा रहा, उसको फेस करने में एक बार हिम्मत टूट जाती है? बहुत सारे फील्ड ऐसे होते हैं। देखिए, चैलेंजेस तो आते हैं क्योंकि शुरुआत में आपके पास कुछ, अगर आप फर्स्ट जनरेशन में आप एक अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं तो और ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जिसको आप बैंक में मॉर्गेज कर लें, तो वहाँ से चैलेंजेस शुरू होते हैं। और फिर आपको पता है गवर्नमेंट में भी अब तो बहुत सी चीज़ें मोदी जी के आने के बाद चेंज हो गई। पिछले 10 साल में हिंदुस्तान पूरी तरह से चेंज हुआ है, लेकिन उससे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी कि गवर्नमेंट फैसिलिटेटर की जगह रेगुलेटर के रोल में होती है और कुछ इस तरह की स्थितियां बन जाया करती थी किसी ज़माने में कि अगर आप पूछें कि उस ज़माने में सबसे अच्छी गवर्नमेंट कौन सी थी तो मैं बोलूँगा जिसने मुझे सबसे कम तंग किया होगा और सबसे खराब कौन है, वो कितना तंग किया उस पे है। तो ये सारी चीज़ें बदल गई हैं, अब आप एक नए भारत में हैं और जो समस्याएं हम लोगों को आई वो आगे वालों के लिए नहीं है। क्योंकि जब हमने शुरू किया हम पहले थे तो हमारे आगे एक तो कोई मॉडल नहीं था जिसको हम फॉलो कर सकते। पीछे से बहुत से लोग हैं, देख सकते हैं हम लोगों ने किस तरीके से काम किया है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आगे हैं। और थोड़ी बहुत दिक्कतें तो चलती रहती हैं। देखिए, अगर आपका सब कुछ स्मूथ चल रहा है, अगर आपको लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लोग कहीं पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी को कहीं फर्क नहीं डालते हैं। तो अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो लोगों की नज़र भी आप पे होगी और लोग आपको अप्रिशिएट तो कम करेंगे, लेकिन अगर कहीं पे कोई चूक हो गई तो आपको जो है खूब अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे और उससे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फिट भी रहती है। ये एक मतलब उसे पॉजिटिव लेना होता है, सेल्फ चेकिंग सिस्टम एक बन जाता है। अच्छी बात। और अभी हमने एक स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल कॉलेज हम लोग देहरादून में बना रहे हैं, उसमें अभी हमारे 850 बेड्स का हॉस्पिटल ऑपरेशनल हो गया है। वहाँ पे सारी बाईपास वगैरह सारी सर्जरीज हो रही हैं और मैं इसको बड़े दावे के साथ बोलता हूँ कि वो जो मेडिकल कॉलेज है, स्टार्टिंग में इंडिया में जो भी मेडिकल कॉलेज बना होगा अच्छे से अच्छा, तो उसकी टक्कर का वो मेडिकल कॉलेज है। आप भी कभी जाइए, बिल्कुल आएंगे देहरादून, हम लोग गए थे, संवाद हुआ था उसमें। बहुत वहाँ पे लोगों को काफ़ी हद तक फ्री ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है और आयुष्मान कार्ड को, बाकी जितने भी कार्ड होते हैं ECGS सबको हम लोग सबकी पैनल में है। अच्छा, इनोवेशन में ग्राफिक एरा हमेशा आगे रहा है, शुरू से हम देखते हैं कि बहुत सारी है, इतना नाम नहीं। अब नया क्या ग्राफिक एरा करने वाला है जिससे कि स्टूडेंट का? देखिए, इनोवेशन तो ग्राफिक एरा के तो जन्म में इनोवेशन है, क्योंकि हमने उस जमाने में वो वी वर जस्ट लाइक एन स्टार्टअप ओनली। 29,000 रुपीज़ में हमने कोई चीज़ शुरू कर दी। स्टार्टअप में भी तो यही होता है। ये है कि आज के ज़माने में स्टार्टअप को काफ़ी टैक्स रिबेट्स हैं और आराम के टर्म्स कंडीशन में लोन मिल जाता है। ये गवर्नमेंट ने कर लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उस ज़माने में नहीं था, लेकिन एजुकेशन में अगर पहला स्टार्टअप देखें तो ग्राफिक एरा ही है यहाँ पे। और आपको लगातार अपनी को रीइन्वेंट करना पड़ता है। नया क्या करने वाले हैं? नया जैसे इनोवेशन में मतलब जैसे हॉस्पिटल है, ये तो फैसिलिटी होगी खोल रहे हैं, तो नई टेक्नोलॉजी या कुछ नया स्टूडेंट्स को, जैसे आपने डेटा के ऊपर बताया। नहीं, अब ऐसा है, देखिए, और हमारा एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टूडेंट की और उसकी फैमिली की सुधरनी चाहिए। तो उसमें हमने एक बहुत ही नया इनिशिएटिव लिया है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा पढ़ने आता है
उसको एक हेल्दी लिविंग का कोर्स दिया जाता है, जिसमें उसको सारी बीमारियों के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, सारी चीज़ें मोटा मोटा सब एजुकेट किया जाता है। तो डॉक्टर्स वो किताबें लिखते हैं और जो भी बच्चा आता है उसको कोर्स करना पड़ता है, जो कि अल्टीमेटली कोई भी आदमी कितनी भाग दौड़ कर रहा है, बाद में आगे वो कहाँ तक जा पाएगा उसकी हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेके हम चलते हैं। ऐसे ही इन्वायरमेंट पे हमारे यहाँ एक कंपलसरी कोर्स दिया जाता है। अब हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में कंपलसरी कोर्स दे रहे हैं सारे बच्चों को, और काफ़ी इनोवेटिव कोर्सेज हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में शुरू किए हैं। जैसे एआई के कोर्सेज हमारे यहाँ अगर उत्तराखंड में सबसे पहले शुरू हुए हैं। इंजीनियरिंग में कोई क्लासेस चलती है एआई पे और डेटा साइंस पे पूरे हमारे डेडिकेटेड कोर्सेज हैं। इनफैक्ट वी आर अमंग्स फ्यू 2-3-4 जो सबसे पहले एआईसीटी ने इंडिया में एमबीए दिया एआई पे, तो वो भी सबसे पहले हम लोगों को ही दिया, वो भी हमारे यहाँ चल रहा है। और अगर आप इनोवेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एआईसीटी के थ्रू जो सबसे पहले हिंदी मीडियम में इंजीनियरिंग के कोर्सेज शुरू किए, वो भी हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो ये क्लासेस यहाँ भीमताल में है या देहरादून? ये देहरादून में चल रहा है वाला। तो एआई के कोर्सेज तो भीमताल में भी है, एमबीए एआई में। और अब हम जैसे अभी बोला, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का हर टीचर एआई इनेबल्ड हो, और उसके लिए एआई की कुछ बुक्स भी हमने डेवलप की हैं, और बहुत जल्दी हम अपने यहाँ तो देंगे ही। हेल्दी लिविंग की, एआई की, एनवायरनमेंट की और डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक्स सारे स्कूल्स में भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं उत्तराखंड में। आप लोगों के कैंपस में कोई ओपन टाइप कोर्स भी होते हैं, जैसे कि लखनऊ आईआईएम कराता है, वो कराता है, जैसे कि जो प्रोफेशनल्स मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो देखिए, हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज है, वो अब हमने ऑनलाइन में चेंज कर दिए, बिकॉज वी आर अमंग्स टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया फॉर लास्ट ईयर, तो हम ऑनलाइन कोर्सेज चला सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड पे हमारे कोर्सेज चलते हैं। बीबीए चलता है, बीसीए चलता है, और इसके बाद एमसीए चलता है, एमबीए चलता है, बीकॉम चलता है, सिंपल बीए चलता है। ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे हैं। आप वैसे कोई भी वहाँ पे आके एमबीए या एमसीए ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज जिसमें एआईसीटी की मान्यता की ज़रूरत है, ऑनलाइन कोर्सेज भी जो एआईसीटी की मान्यता की जरूरत है, वो हमारे एआईसीटी से अप्रूव है। अच्छा, एक क्वेश्चन रहेगा कि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले स्पीच में हमने कहा कि मोटिवेशन बड़ा बिजनेस चल रहा है, रियलिटी से थोड़ा अलग होता है वो, जिसमें बच्चे फंस के रह जाते हैं। और वो तो इन कोर्सेज को जो 2 या 3 साल 4 साल आपने लगा देते हो उसमें, इन कोर्सेज को करके आगे बढ़ा जा सकता है। आप इससे कितना मानते हैं ये हो सकता है टाइम वेस्ट करने के लिए? देखिए, अपने पोटेंशियल के मोटिवेशन तो पहला मोटिवेशन तो माँ बाप की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ किसी भी बच्चे का पहला टीचर जो होता है उसकी मदर होती है। तो पहला तो फैमिली जो है ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर थोड़ा इत्मीनान हो, बच्चा क्या करना चाहता है उसको पेशेंटली सुने। ये ना कहें जो आपने भी आज के एड्रेस में बोला था, कोई और किसी और का बच्चा कुछ कर रहा है तो अपने बच्चे से उसकी उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि आजकल हर लाइन में एक बहुत अच्छा करियर है। इसी ज़माने में होता था कि कॉमर्स में इंजीनियरिंग के बाद लोग जाते थे, लॉ में भी जाते थे। आज तो बड़ा अच्छा बच्चा जिसके 95% मार्क्स है कॉमर्स में जाता है, लॉ में जाता है, क्योंकि लॉ का मतलब ये नहीं है कि उसको अदालत में ही बैठना है या उसे किसी कचहरी में बैठना है। लॉ से लीगल एडवाइजर कंपनीज में होते हैं, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं। तो बहुत, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज का ज़माना है, पूरी इकोनॉमी जो है खुली हुई है, तो बहुत हर क्षेत्र में अवसर हैं। आजकल ग्राफिक्स में और फाइन आर्ट्स में बड़े बड़े अवसर हैं। तो बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है उसको देख के उस बच्चे को उस लाइन पे इंकरेज करना चाहिए, और माँ बाप के अंदर थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये तो आप मानोगे कि मैंने स्ट्रगल किया, आपने भी किया होगा, गुर्रानी जी ने भी किया होगा। हर आदमी की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जिस समय चौराहे पे खड़ा होता है, इधर चारों तरफ में से कहीं भी जा सकता है। स्ट्रगलिंग फेस होता है, किसी का स्ट्रगल लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपने स्ट्रगल्स को भूल जाते हैं, और अपने बच्चों को जहाँ 30 साल के करियर के बाद जहाँ हम हैं, उनको पहले दिन ही वहाँ देखना चाहते हैं। तो यहाँ से सारी परेशानियाँ शुरू होती हैं। बच्चों को इनकरेज करें, उनको समझने की कोशिश करें। आज के यूथ के लिए आप क्या कहना चाहिए, क्या एडवाइस रहेगा जिससे कि वो अपना करियर अच्छा बना सके? देखिए, आज के यूथ की तरफ पूरा हिंदुस्तान आज के यूथ की तरफ देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है मैं कहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में ही है। और हिंदुस्तान का यूथ जहाँ भी जाता है अपनी मेहनत से सब जगह छा जाता है। और
अपनी जगह बना लेता है। तो यूथ को अपनी सॉफ्ट स्किल्स में काम करना चाहिए। जैसे अभी 2 दिन पहले मैं किसी क्लास में बच्चों से बात कर रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई टेक्निकल कोर्स करने के लिए आपको इंग्लिश सीखनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो क्या रशिया के लोगों को इंग्लिश आती है, जर्मनी के लोगों को आती है, या फ्रांस के लोगों को आती है, जहाँ से हम राफेल वगैरह ले रहे हैं। लेकिन नॉर्मली उनका कंट्री में उनको रोज़गार मिल जाता है। इंडियंस के लिए ऐसे है कि उनको दुनिया में सब जगह जाना पड़ता है, क्यों हर 7वां आदमी जो है इंडियन है, और सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है अब इंडियंस की हो गई है। तो हमको अपने रोज़गार ढूंढने के लिए दुनिया के हर कोने में जाना चाहता है, इसलिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। स्पोकन सॉफ्ट स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए बच्चों को कि स्ट्रीट स्मार्ट बने, स्पॉन्टेनियस थिंकिंग से सॉल्यूशन निकालने। कईयों बार जो चीज़ें किताब में लिखी होती हैं, सिचुएशन उससे अलग आ जाती है, तो उसी समय वहीं पे सोच के वहीं पे सॉल्यूशन निकालना होता है। और इस सारी चीज़ के लिए ग्राफिक के स्टूडेंट जाने जाते हैं। जब मैं बात करता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज में कि आप हमारे बच्चों को इतनी प्रेफरेंस क्यों देते हैं, वो कहते हैं आपके बच्चे पैकेज भी बहुत हाई जाते हैं। कई बार मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ तो हमारे यहाँ बहुत से बच्चों के अबव 50 लाख के पैकेज 2024 बैच के अभी लग चुके हैं, अबव 50 लाख के पैकेज। क्योंकि अगर कंपेयर जैसे मैं देखता हूँ लोग होर्डिंग्स में, लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर एक बच्चा भी 50 लाख के ऊपर निकल गया तो काफ़ी हल्ला मचा देते हैं। लेकिन हम लोग होर्डिंग में दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे होते हैं जो अबव 50 लाख होते हैं। न्यूज़पेपर में आता है कि मैं देखता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ग्राफिक का जो 1-2 बच्चे आते हैं जो तो मतलब 50 लाख। देखिए हम लोग 1-2 नहीं, अभी हमारे पास करीब 8 बच्चे हैं 24 बैच के जिनके अबव 50 लाख के पैकेज हैं। अच्छा। और अभी तो 24 का बैच जो है किस फील्ड में जाते हैं? आईटी में? देखिए अभी बड़े पैकेजेस तो आईटी में ही मिलते हैं, उसके बाद के पैकेज मैनेजमेंट के बच्चों को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि आईटी में क्या है, अगर आपको आता है देन स्काई इज़ द लिमिट। और अगर मैं आपको दूसरी तरीके से बताऊं, अगर 2 बच्चे हैं, अगर कोई एक बच्चा आईआईटी का है और दूसरा किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का है, और दोनों का नॉलेज लेवल अगर एक है, तो दे विल प्रेफर कि प्राइवेट वाले को ले लें, क्योंकि दे विल बी एबल टू रिटेन हिम फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो नॉलेज लेवल को देख के किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसी है जिनके ऑनलाइन टेस्ट लगातार चलते रहते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। आप क्लियर करिए, आप कहीं से भी हैं, तो आप कहाँ से हैं, आप धारचूला से हैं या आप जोशीमठ से हैं, वो मैटर नहीं करता। आपके अंदर के सब्सटेंस क्या है वो मैटर करता है। इसीलिए इंडिया ने आईटी में बहुत काम किया है, बहुत आगे इंडिया बढ़ी है। थैंक यू डॉक्टर धर्मशाला। बहुत साला जी जो उत्तराखंड में एजुकेशन की मशाल जलाए हुए हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। एक बार फिर मुलाकात होगी देहरादून में उनके मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल में, जब हम देहरादून विजिट करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू।